निकालनी है ना आपको। क्लियर? भाई वाला फॉर्मूला जिसकी 1 की पावर -1 होती है तो 1 मैम 1/4 + 1/8 को जोड़ने पे 375 होना होता है। देखो बेटा सॉल्व करो, आएगा यही आएगा। भाई 0.37। हाँ ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो था हमारा बाइनरी टू डेसिमल। आगे आइए आपके डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपको डेसिमल नंबर दे दें और फिर कहें कि किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए मान लीजिए आपको ये 13 दे दिया, 13 डेसिमल नंबर, और आपको अब क्या देखो बेस क्या लगाया है 2, यानी हमें किस में चेंज करना है, बाइनरी में। यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको कि हमें डेसिमल दिया है और किस में चेंज करना है, बाइनरी में। ये बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखो। हमें कुछ नहीं करना है, जो भी डिजिट दिए हैं उसे 2 से डिवाइड करते जाना है, और 2 से डिवाइड करते जाना है, और जो क्वेश्चन चाहता है देन और रिमाइंडर दोनों को नोट करना है। अब आपके 13 में 2 का करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 6, एंड रिमाइंडर बचेगा 1। फिर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन आया है उसको अगेन डिवाइड करेंगे, अगेन जो क्वेश्चन आता है उसको नोट करेंगे, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो आप उसके प्लेस पर क्या लिखोगे, 0। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ दोगे, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो आप लिखोगे 0। क्लियर? फिर आपके 3 आया, 3 में फिर हमने 2 को दिया तो 1 बार गया और 1 रिमाइंडर बचा। अब 1 में नहीं जा रहा तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन रिमाइंडर क्या है, 1। अब इसके बाद जब हम इसे हाँ जी दोबारा रिपीट करूं, देखो 6 है हमारे पास, 13 है डेसिमल नंबर, उसको हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने के बाद आपके क्या आया 6, और 1 रिमाइंडर बच गया। देन नेक्स्ट स्टेप में समझ गए, फिर 6 में दिया, 3 बार गया और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। फिर 3 में दिया, 1 बार गया, 1 रिमाइंडर बचा। 1 नीचे बचता है, इसमें 2 का नहीं जाएगा तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं रहा, रिमाइंडर 1। जब तक क्वेश्चन आपका 0 नहीं हो जाएगा तब तक आप इसे क्या है 2 से डिवाइड करते रहेंगे। तो ये हो गया। अब आपको जो रिजल्ट लिखना है वो बॉटम टू टॉप लिखना है, ध्यान रखना। इसका आंसर 1 0 1 1 नहीं होगा, क्या होगा 1 1 0 1। क्लियर? 1 1 0 1। तो इस तरह से आप क्या है कोई भी डेसिमल नंबर दिया है तो उसे बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। तो ये है, तो आपको क्लियर है? यस मैम। ओके ओके ओके। तो आप मुझे एक एग्जांपल, आप मुझे 23 का करके बताओ। 23 सॉरी मैम, हेलो मैम। 10,111। चैट बॉक्स में लिख दो, आप चैट बॉक्स में लिख दो। मैम एक बार ही रिपीट कर सकते हैं मैम, समझ में नहीं आया। मैम 111 आ रहा है। 1 आ रहा है 5 टाइम। नो मैम 10 मैम 4 टाइम्स आ रहा है 1। नो 10,111। मैम 3 टाइम्स 1 और 0 1। ओके 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 ओके। मैम 0,111। 0 मैम 0 1 0,111। मैम 0,0 1 मैम 0 मैम 10,111। मैम 0 पहले आ रहा है, काउंट करेंगे। नहीं पहले के नहीं। 10,111 है। हाँ जी 1 मिनट। जिसका भी आंसर 10,111 आ रहा है उसका सही है। यस मैम। जिसका नहीं आ रहा है वो चेक करें। सेकंड वाले का आंसर निकालना है। हाँ जी सही, सेकंड वाले का आंसर निकालना 416 ये किसके डिस्टर्बेंस है? प्लीज म्यूट करो, सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। मैम
हाँ जी, मैम ये 416875 का निकालना है आंसर। नहीं निकालना बेटा, इसको मैं बताऊंगी अभी। अभी हम ऊपर वाला पढ़ रहे हैं ना, बस ऊपर वाला कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है। मैंने ये कहा जिसका भी 10111 है वो उसका सही है। आ गया मैम। चलिए आगे। अरे वो किसके पर 1 मिनट ये मनोज डिसेबल कर दीजिए सब। सनी, हेलो सनी, कोई अनम्यूट नहीं करेगा। सनी आप अपने नाम से ज्वाइन करो वरना मैं आपको रिमूव कर रही हूँ। दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द क्लास। अपने नाम से ज्वाइन करो पहली बात। सभी स्टूडेंट इसमें अपने नाम से लॉगिन करेंगे। और ये बीच में क्या मतलब कि ये मैनर्स है क्लास में। अगर आपको क्लास नहीं लेनी है आप जाइए, बट दूसरों को डिस्टर्ब मत कीजिए। सनी आप अपना नेम चेंज कर रहे हो या अपना नाम बता दो, मैं चेंज कर देती हूँ और आप बीच में अभी सॉन्ग्स नहीं चलाओगे। सनी मैम मैं इनको रिमूव रिमूव कर दो। हेलो मैम, गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। ये सनी को रिमूव करो। यस मैम, मैम रिमूव कर रहे हैं। अगर यहाँ किसी का कॉल आता है तो हाँ। हम ऐड करेंगे, ठीक है? ओके मैम। एंड मैम सबको ही म्यूट कर रहे हैं और जिसको भी क्वेश्चन पुट अप करना हो वो हैंड रेज हैंड कर रेज सकते करेंगे हैं। या फिर चैट बॉक्स में क्वेरी डालेंगे। यस मैम। कोई भी अनम्यूट ठीक है। नहीं करेगा। जिसको भी अगर कोई भी क्वेरी है या तो चैट बॉक्स में डाले या फिर हैंड रेज करें। और अब किसी ने भी इस तरह की बदतमीजी करी तो मैं इसको रिमूव कर दूंगी बिना बताए। मैम ये ड्राइंग भी कर रहे हैं स्क्रीन पे, आप वहां से एनोटेट ऑप्शन बंद कर दो अपनी साइड से। ओके ओके। हाँ जी। हाँ जी, तो देखिए जो 23 का था, 23 का 10111 यही आंसर ठीक है। जिसका नहीं आ रहा है तो ध्यान से सुनिए। देखो 23 का अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाता है? 11 बार, और रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, सॉरी 12। हाँ, आपके 11 बार जाता है। तो उसके बाद आपके देन फिर उसको करते हो, फिर उसके बाद आपके करते हो तो देन आपके जाता है कितनी बार? 5 बार। तो इस तरह से आप जो डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा कि किस तरह से करना है। जैसे आपको यहाँ 13 का समझाया मैंने, उसी तरह से आप 23 का कर दोगे। क्वेश्चन लिखते जाओगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डिवाइड करते जाओगे। और ये समझ में नहीं आया है किसी को तो बताओ। आगे चलिए डेसिमल वाला। अब इसमें डेसिमल वाला भी होता है कि हम डेसिमल में कैसे करेंगे। ठीक है, डेसिमल अगर आपके पास डेसिमल नंबर में डेसिमल दिया गया है तो डेसिमल के लिए हम देखिए आपके जो मेन वैल्यू है और फ्रैक्शन पार्ट है दोनों का अलग अलग करते हैं। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। शिवम, योगेश। हाँ योगेश बोलो, क्या क्वेश्चन है बेटा? शिवम क्या समझ नहीं आया? देखो दोबारा बता देती हूँ, एक बार लास्ट टाइम ध्यान से सुन लो। देखो 13 है, 13 में हमने 2 को डिवाइड किया। 2 को डिवाइड करने पर क्या आया? 6 एंड 1 रिमाइंडर। देन उसके बाद हमने 6 में 2 का डिवाइड किया, देन आपके क्या आया? 3 और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। उसके बाद आपके 3 में दिया,
3 में 1 बार गया, 1 रिमाइंडर। देन आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बचता, जो 1 रिमाइंडर है उसको हम एज ए रिमाइंडर करेंगे। और आपके ये बॉटम टू टॉप है, तो बॉटम टू टॉप 1 1 0 1। क्लियर? अब ये नेक्स्ट है आपके 41.6875 40। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके दोनों को अलग अलग करना है, 41 को अलग और 6.6875 को अलग। तो 41 को तो जैसे आपने अभी किया था, ये डेसिमल नंबर है, उसको वैसे ही कन्वर्ट कर देंगे। देखो 41 को आपने किया कि आपके क्या है 20 और 1 रिमाइंडर बच गया। क्लियर? एंड 20 के बाद दोबारा किया तो 10 से रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, फिर 10 पे किया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 5 टाइम 5 में लिया 2, रिमाइंडर 1 बचा, फिर 2 में रिमाइंडर 1 बचा, लेकिन सॉरी क्वेश्चन 1 बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। देन इस 1 को, तो ये आ गए। फिर इसको आपने टॉप टू बॉटम लिखा 1 0 1 0 0 1। क्लियर? अब आते हैं हम फ्रैक्शन पार्ट पे। फ्रैक्शन पार्ट को कैसे करना है, देखिए फ्रैक्शन पार्ट में आपके लिखा हुआ है 0.6875। क्लियर? इसको ध्यान से सुनना, 0.6875। हम यहाँ क्या करते हैं, फ्रैक्शन पार्ट जब आता है डेसिमल में तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके जो भी आता है इंटीजर पार्ट को अलग लिखते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को अलग लिखते हैं। तो आपके जो ये इंटीजर पार्ट जो भी आता जाता है, जैसे फिर जो आया आपके 0.375, देन उसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपके जो फ्रैक्शन पार्ट आता है उसको अलग, इंटीजर पार्ट को अलग। और ये कब तक हम करेंगे रिपीट, जब तक कि आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 0 0 ना हो जाए। क्लियर? जब तक आपके फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0 0 0 ना आ जाए, तब तक हम इसे 2 से डिवाइड करते रहेंगे और इंटीजर पार्ट को लिखते रहेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को अलग लिखेंगे। जैसे अब देखो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3750 आया, फिर 1.370 आया तो 1 को अलग, फ्रैक्शन पार्ट को दोबारा लिया हमने, फ्रैक्शन पार्ट को दोबारा मल्टीप्लाई किया तो आया आपके 0.7500। फिर इसका फ्रैक्शन पार्ट लिया, देन उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1, तो उसके बाद आया 1.5000। फिर आपने 0.500 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो फ्रैक्शन पार्ट में आपके पूरा आया 1.000। तो 1 इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शन, तो यहाँ फ्रैक्शन पार्ट आपके क्या आ गया 0 0 0 आ गया। तो आपके इस तरह से जब 0 0 0 आ जाता है जहाँ पे, वहां पे हम स्टॉप कर देते हैं। देन अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें बॉटम टू टॉप, सॉरी टॉप टू बॉटम लिखना है। वहां हम बॉटम टू टॉप लिख रहे थे, यहाँ हमें क्या लिखना है टॉप टू बॉटम 1 0 1 1। तो देखो यहाँ हमने 41 का निकाल लिया, यहाँ हमने 0.68 का निकाल लिया है, 0.6875 का। अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, 1.1001 पॉइंट लगाया, देन उसके बाद 1.1011। तो ये आपके ओके। फ्रैक्शन पार्ट का अगेन बता देती हूँ मैं, फ्रैक्शन पार्ट का देखिए बेटा, फ्रैक्शन पार्ट 0 आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आप सॉल्व करोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो फ्रैक्शन पार्ट आएगा, वो फ्रैक्शन पार्ट में 0 0 आएगा। ओके अगेन एक बार फ्रैक्शन पार्ट दोबारा समझ लो, अगर फ्रैक्शन पार्ट नहीं समझ में आया। कि देखिए जो भी फ्रैक्शन पार्ट है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जब मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आती है उसमें इंटीजर पार्ट को अलग लिखते हैं और हम फ्रैक्शन पार्ट को अलग लिखते हैं। फिर जो भी फ्रैक्शन पार्ट आया है उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी वैल्यू आई है उसका इंटीजर पार्ट अलग, फ्रैक्शन पार्ट अलग। इस तरह से हम लिखते रहते हैं और जब तक लिखते हैं जब तक कि आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 0 0 ना आ जाए। जब आ जाए तो जो भी आपकी इंटीजर वैल्यू आई है उसको हम टॉप टू बॉटम नोटिस करते हैं, वही आपकी क्या होती है वैल्यू होती है आंसर में।
तो ये था आपका डेसिमल टू बाइनरी, कौन सा, जिसमें कि आपके पॉइंट वाली वैल्यू है। क्लियर? बोलो ध्रुव बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ जी इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ 1 आया कहाँ 0 बेटा, आया? अच्छा एक मिनट मैं बताती हूँ कैसे पता करेंगे। आप है ना एक बार अपनी कॉपी में 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई करो। मैम 13750 पॉइंट आ रहा है ना? आ रहा है जी। तो पॉइंट के आगे 1 है तो 1 लिखेंगे, पॉइंट के आगे 0 है तो 0 लिख देंगे। क्लियर? क्लियर मैम, क्लियर। चल, हाँ जी, सबको क्लियर है? यस मैम। ओके बेटा, अब आगे चलते हैं, यस मैम। अब इसके बाद आपके, मैम हाँ जी मैम फ्रैक्शन वाले में मान लो कि कुछ केसेस में हो जाता है कि ज्यादा बार सॉल्व करना पड़ता है तब 0 आता है, तो इनफाइनाइट तक करते रहेंगे? नहीं इनफाइनाइट क्या तक तो नहीं possible है? करोगे आप मैक्सिमम 4 और 5 पॉइंट तक नहीं आ रहा है। हाँ जी मैम ये इसमें सारे इनमें नंबर्स में नीचे 10 ब्रैकेट 10 की पावर दे रखी है, 10 की पावर क्यों लगाते हैं मैम इसे? कहाँ पे दे रखा ये यस मैम, 41 क्या? यस मैम। बेटा ये डेसिमल नंबर है नहीं, और डेसिमल नंबर है ये। डेसिमल का बेस 10 होता है ना। डेसिमल पहली क्लास, मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया, बाइनरी बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है और हेक्साडेसिमल का 16। अच्छा तो हम हाँ क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? समझ बताया था मैम, याद आया। आगे ना, तो ये डेसिमल नंबर इसलिए इसका बेस 10, और हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी में। बाइनरी में तो क्लियर? यस मैम। ओके जी। ये टू मैम ये पॉइंट वाले मुझे समझ नहीं आए। पॉइंट वाला मतलब फ्रैक्शन पार्ट नहीं समझ में आया? नहीं मैम। अच्छा देखो, मेरे साथ साथ बताना कहाँ नहीं आया। आपने इसको इससे 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? यस तो मैम। आया 1.3750, यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करो, चलो। 2 से हाँ मैम यही आ यही रहा आ है रहा ना? है। तो अब मैं ये कहती हूँ, जो Yes, पॉइंट के आगे वाला है वैल्यू उसको अलग लिखो, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है उसको अलग लिखो, ठीक है? तो आपने 1 को अलग लिख दिया, और देखो मैंने यहाँ 1 को अलग लिख दिया है, और 0.375 को अलग लिख दिया 0। अब इस जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आई है इसको अगेन हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 0.3750 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको अगर हम, हाँ मैम, हाँ अब आ गया, आ गया ना? मैंने यस मैम। एक बात पूछनी थी मम्मी, टू से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं या और भी कोई नंबर हो सकते हैं कि डिवाइड करने और मल्टीप्लाई करने के? होता है बेटा, लेकिन अभी आप समझो हम कन्वर्जन किस में कर रहे हैं? डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में। और बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस है 10। आगे बताओगे मैम, ये और कौन से नंबर होते हैं डिवाइड करने के? हाँ जी, ऑक्टल होता है जिसमें 8 से हो जाएगा, ऑक्टल होगा। और डेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल होगा तो हेक्साडेसिमल का अलग से होता है। अब आगे देखो, आगे पढ़ रहे हैं हम, आगे मैं बताती हूँ आपको। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले आपको ये टेबल लर्न करनी होगी। नेक्स्ट मैं आपके जो बताने जा रही हूँ कन्वर्जन, उस कन्वर्जन से पहले आपको ये टेबल बनानी होगी। ये टेबल बना लो सब अपनी अपनी कॉपी में। ये टेबल आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर में कितने नंबर होते हैं? मैम ये टेबल तो असाइनमेंट में भी आया हुआ था। हाँ आया हुआ था ना, ठीक है बेटा। आप भी है ना, आप यहाँ पे बनाओ, एक बार अपनी कॉपी में बनाओ, क्योंकि जब भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 16 नंबर होते हैं मैम। हाँ, तो इस टेबल को बना लो फटाफट। मैम ये हेक्साडेसिमल है ना? हाँ जी। ओके। तो देखिए, ये आप टेबल बना रहे हो, ये आपके जो है 16 नंबर को शो कर रही है। 16, क्योंकि हमारे हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं, ठीक है? तो 16 नंबर को शो कर रही है। तो आप इस टेबल, आवाज नहीं आ रहा बेटा आवाज तो मेरे सही है, सबको ही नहीं आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है, नहीं आ रही मैम, सही पे।
बेटा मेरे को भी नहीं आ रही है। ब्रेक हो रही है मैम, ओके। ब्रेक हो रही है वॉइस आपकी। कट रही है, मेरे को भी कट रही है। ठीक है ठीक है, आई एम ट्राइंग बाय। ओके, तो इसमें क्या है कि आपके जो 16 नंबर, अब इस टेबल को लर्न करने का भी मैं एक तरीका बता देती हूँ। देखिए आपकी ये टेबल है, वैसे तो आप ये 0101 लिखे हुए हैं, आप भूल जाओगे कि कहाँ पे क्या था। इस टेबल को लर्न करने का एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो 16 नंबर है, तो इसको देखिए सिंपली पहले आप 8 0 लिखो और 8 1 लिखो, ठीक है। फिर क्या करना है, 4 0 4 1 4 0 4 1, देन उसके बाद 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 हो जाएगी। हो जाएगी। यस मैम। तो इस तरह से आप इस टेबल को आसानी से राइट कर लिख सकते हो, क्योंकि जब आपके क्वेश्चन आएगा तो ये टेबल आपको चाहिए होगी। तो आप इसको अगर रटोगे याद करोगे तो है ना, वो कहीं ना कहीं 1 0 की मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया उससे आपकी टेबल बिल्कुल सही बनेगी। तो इस तरह से याद रखो कि 8 बार हमें 0 लिखना है, फिर 8 बार 1। इस सेकंड वाली रो में 4 बार 0 4 बार 1, थर्ड वाली में 2 बार 0 2 बार 1, और लास्ट वाली में 1 बार 0 1 बार 1। अब इसके सामने मैंने देखो वैल्यू लिखी है कि 0 0 0 होता है तो वहां 0 होते हैं। ये सबकी वैल्यू लिखिए कि ये 1 की वैल्यू ये है, 2 की ये, 3 की ये, 4 की है, 9 तक तो है। 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हमने क्या लिया है, अल्फाबेट्स। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की ये, डी की ये। यहाँ पे समझो आप कि किसी भी नंबर की वैल्यू है जो कितने डिजिट में है, 4 डिजिट में, ठीक है, 4 डिजिट में। 4 डिजिट में है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। इस टेबल को आपने देख लिया, अब अब इस पे ही आप क्या है, इसी पे बेस है आपका क्वेश्चन आगे वाला, तो वो दिखाती हूँ। मैम इस टेबल को क्या कहते हैं? हाँ? ये तो टेबल मतलब का नाम कि ये तो कुछ नहीं है, बाइनरी नंबर की टेबल है। ओके, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है, हाँ जी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कि आपके बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, बहुत इजी है। अगर आपको टेबल लर्न हो गई है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब कैसे, देखो, अब देखो जिसको ये कंफ्यूजन हो रहा था ना, मैडम 10 क्यों लिखा है, 22 क्यों लिखा है, अब देखो मैंने यहाँ 16 लिखा है, क्योंकि अब हम कौन सा नंबर निकाल रहे हैं, हेक्साडेसिमल। और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16। और कौन से नंबर से निकाल रहे हैं, बाइनरी नंबर से, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, 2। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी डिजिट दिए हुए हैं वो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट से डिजिट से 4 की ग्रुप बना लेंगे। 4 का ये ग्रुप बन गया, देन 4 का ये ग्रुप बन गया, देन 4 का ये ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद यदि आपके 4 ग्रुप बनने के बाद आपकी डिजिट 1 रह जाती है, 2 रह जाती है, 3 रह जाती है, मतलब 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है, देन हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर कम पड़ जाते हैं उतने 0 लगाते। देखो यहाँ पे 4 के 3 तो बन गए थे, लेकिन मेरे जब मैं 4th ग्रुप बना रही थी तो मेरे पास 2 ही डिजिट रह गई, तो मैंने क्या किया, इसमें वैल्यूज लास्ट से लेंगे राइट साइड मतलब। से शुरू करने। हाँ जी यहाँ से करने हैं, लेफ्ट साइड से, ये यहाँ से 1 1 1, यहाँ से करा आपने, एक ग्रुप बनाया, देन आपने यहाँ से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो है यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, और देन तो मेरा देखो यहाँ पे लास्ट में 0 1 बच जाता है, 0 1 बच गया तो मैंने इसके आगे 2 0 लगा के एक और ग्रुप बना दिया, इसको ग्रुप को कंप्लीट कर दिया। बस इतना काम करने के बाद तो आपकी टेबल का काम है। फिर आप अब इन सब नंबरों को टेबल में ढूंढ लो और उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी। देखो चेक करो अपने में मैंने सही करा है या नहीं। मैम हाँ जी, आपने ग्रुप कंप्लीट करने के लिए 2 0 लगा हाँ दिए, जी, तो सिर्फ 2 0 ही लगाते हैं और नहीं क्योंकि बाइनरी नंबर है ना बेटा, बाइनरी नंबर में 1 और 0 ही तो लिखते हैं। अच्छा ओके मैम। हाँ जी, यस मैम, मैच हो रही है टेबल से। हो रहा है ना। तो आपको मैच करना आया किस तरह से करना है,
तो ये बिल्कुल सिंपल है। आप इस तरह से बाइनरी नंबर दिया है तो उसका हेक्साडेसिमल नंबर निकाल सकते हो। यस मैम, मैच करना एक बार फिर से बता देना। हाँ जी, मैम मैच करना बता देना एक बार फिर से। अच्छा चलो मैच करना बताती हूँ। आप टेबल यहाँ से पे मैच होएगी। टेबल से देखो, सबसे पहले ये डिजिट है 0010। मैं अपनी टेबल निकालती हूँ 0010। आप यहाँ ढूंढो 0010 कौन सी नंबर पे है। ये रही 0012। तो इस मतलब कि इस डिजिट की वैल्यू क्या है 2। तो हमने लिख दिया, ये देखो 2। फिर हम ढूंढते हैं 1001। चलिए 1001 ढूंढते हैं। 1001 मिल गई हमें। कहाँ पे मिली? 9। हो गया क्लियर? यस मैम। चलो तो एक क्वेश्चन दे दूं मैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो, अब चैट में आंसर देंगे, बोलेगा कोई नहीं। जिसने भी जो भी कर ले वो चैट में आंसर लिखना। क्या आएगा? आप नंबर लिखो जो मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। नंबर 10 चैट बंद है। चैट भी चल 1। हाँ जी 101001। हो गया मैम। क्या रिपीट लिखा? मैम एक बार फिर से रिपीट। हाँ 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 हाँ, मैं लिख रही हूँ। 1 मिनट देखो, मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप देख लो। 101000। मैडम क्या निकालना है इसका हेक्साडेसिमल? हाँ जी हेक्साडेसिमल निकालना है। ठीक है, ओके। चैट को भी कर रहा था। 29 आंसर। हाँ जी 29। चैट हाँ बॉक्स में लिख दो मैम। हाँ हाँ, लिखो लिखो, मैं देख रही हूँ आंसर। मैं बाद में बताऊंगी क्या आंसर आएगा। जाओगे 29 आ रहा है। हेलो मैम, हाँ जी, आपने बोला था 101001। मैंने देखो चैट में भी लिखा है, फिर रिपीट कर दे रही हूँ। 101001। टू तो मैम आपने गलत लिखा है ना, आपने चैट में 100 लिखा है एंड में। याद नहीं हो रहा है, तेरे को मिला नहीं तो बोलेगा ही। तो मुझे मार लिया अभी नहीं दिए। देखो मैं दोबारा लिख दे रही हूँ 101001। हाँ मैं डीएसटी लेता हूँ। अरे ये 29 पता है ना तो क्लियर। 29 आंसर नहीं बोला कुछ खाने फॉर्म भर लेता हूँ। अरे भैया पंकज कुमार म्यूट योरसेल्फ। पंकज इसको पता था कि क्या होता है, अपना ही करवाया चारों का किसने करवाया? किसे पता था? कौन था? जानता थे? हाँ जी मनोज 14 कैसे आ रहा है बेटा? 29 सही आंसर है। 29 सही आंसर है। जिसका भी आंसर 29 नहीं आया है वो दोबारा चेक करे। देखो हम ग्रुप बनाएंगे और आपके पास कितनी डिजिट है? 6 डिजिट है, हमें 2 जीरो लगानी है। 2 जीरो लगाएंगे तो आपका 29 आएगा। 4 के ग्रुप बनाएंगे तो 29 आंसर आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अब हमारे को हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है और उसका क्या निकालना है? बाइनरी। हेक्साडेसिमल दिया हुआ है और बाइनरी निकालना है। सिंपल देखो 2D5। 2D5 दिया है, बाइनरी निकालना है। हम अपनी टेबल में से नंबर लिखेंगे, देन उसको हम मर्ज कर देंगे। 2 की वैल्यू चेक करेंगे क्या है, वो लिख दी। डी की वैल्यू देखेंगे क्या है, वो लिख दी। फिर आपके 5 की, तीनों की लिख के फिर हमें इसे मर्ज करके ब्रैकेट क्लोज एंड बाइनरी का सिंबल क्या है? 2 बेस। तो ये आपके बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, तो मुझे बताओ यहाँ समझ में आ गया? हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्लियर हुआ?
एक तो ये इंस्टार बेटा अपने नाम से लॉगिन करो पहले, और दूसरी बात आपके जो 10100 लिखा है ना उसके आगे 1 और बोला था मैंने, इसीलिए आपका आंसर चेंज आ रहा होगा। ठीक है, मैंने चैट में भी यही टाइप किया था। हाँ रिया बोलो क्या कह रहे हो? मैम ये 205 या 2D5 है? डी है, डी है। हाँ पंकज बोलो। मैम हो गया। हेलो पंकज, मैम हो गया, समझ गया मैम। समझ गए? आगे चले? हाँ ग्रुप इरशाद आप बोलो। मैम चैट ओपन नहीं हो रहा है। चैट अपन बेटा रिप्लाई तो आ रहे हैं। नहीं हो रहा है मैम मालूम। ओके आप बताओ आपको क्या कहना है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आपके कुछ कन्वर्जन जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक तो था बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इन्हें कर सकते हैं। आगे चलिए, इसी चैप्टर में आपके दिए हुए हैं 3 कोड्स दिए हुए हैं कि आपके 3 टाइप के कोड्स यूज करते हैं हम हमारे जो कंप्यूटर में। तो सबसे पहले आपके आता है बाइनरी कोड। कौन सा है? बाइनरी कोड। 1 मिनट वेट। नंबर सिस्टम एंड आपके ये रहा बाइनरी कोड। ठीक है, तो बाइनरी कोड में क्या है कि आपके देखिए हमें पता है हमारा जो कंप्यूटर है वो आपके 2 डिजिट पर वर्क करता है। कौन कौन से? 0 और 1। 0 1 पे काम करता है, तो खाली 0 1। अब एक बात बताओ मुझे कि जो भी किसी भी वैल्यू को हम प्रेजेंट करते हैं, हमारा कंप्यूटर जो प्रेजेंट करता है वो 0 में या 1 में प्रेजेंट करता है। लेकिन यदि अब अगर हमारे पास केवल 2 ही डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, 2 ही चीजें हैं जिनको हमें प्रेजेंट करना है, देन तो हम कर देंगे एक को 0 एक को 1। क्लियर? कि आपने 0 और मैंने मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट है, तो मैंने दोनों स्टूडेंट के नाम तो लिख दिए, एक को 0 नाम दे दिया, एक को 1 दे दिया कंप्यूटर ने। लेकिन यदि मेरे पास 3 है तब क्या करूंगी मैं? 3 स्टूडेंट है मेरे क्लास में, तो एक को 0 दे दिया, एक को 1 दे दिया। लेकिन जब आपके 3rd स्टूडेंट है उसको क्या क्या नंबर दूंगी मैं? क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो बाइनरी नंबर पे चलता है। तो इसी इसी के लिए आपके क्या है बाइनरी कोड यूज किए जाते हैं। कोड का मतलब क्या है कि आपके ग्रुप ऑफ बिट, जो आपके ये जो 0 और 1 है इनको हम बोलते हैं बिट। बिट तो आपके ग्रुप ऑफ बिट का यूज किया जाता है जब हम ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा वैल्यू हमें प्रेजेंट करनी होती है, तो हम ग्रुप ऑफ बिट का यूज करते हैं। मान लीजिए हमें 2 से ज्यादा करनी है, तो हम क्या करते हैं 2 से ज्यादा अगर हमें वैल्यू प्रेजेंट करनी है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें उसकी क्या करते हैं 2 बिट का ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप बना, 1 मिनट रुको मैं आपको हाँ जी यहाँ देखिए, देखो जब हमने बाइनरी डिजिट हमारे जब हमने एक बिट रिप्रेजेंट करनी है, तो हमने क्या है एक बिट जो है एक ही वैल्यू को प्रेजेंट करती है। 2 बिट करनी है तो हमने 0 और 1 से कर दी। लेकिन अगर हमें 2 से ज्यादा करनी है देन हम क्या करेंगे? तो 2 से ज्यादा करनी है तो हम ग्रुप ऑफ 2 बिट का ग्रुप बनाएंगे। 2 बिट के ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है।
भाई हमने अब यहाँ पे हम कितनी वैल्यू को प्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी डिस्टिंक्ट क्वांटिटी को, कितनी इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट कर सकते हैं? 4, क्योंकि एक को हम 0 0 नाम दे देंगे, एक को 0 1 दे देंगे, एक को 1 0, एक को 1 1। ठीक है, अब हमारी वो प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई कि जब हमारे पास 3 स्टूडेंट थे तो हमने क्या कर दिया कि 2 का ग्रुप बना लिया, और हमने यहाँ पे अब हम 4 को कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्या हुआ, नेक्स्ट क्लास में मेरे पास अब 6 स्टूडेंट आ गए, और नंबर बढ़ गए, और वैल्यू बढ़ गई, और डिस्टिंक्ट वैल्यू या और क्वांटिटी और इंफॉर्मेशन बढ़ गई। तब अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास तो कोई है ही नहीं वैल्यू जिससे मैं रिप्रेजेंट करूं। देन फिर हमें क्या करना पड़ा, अब 3 बिट का बनाना पड़ा ग्रुप, क्योंकि 2 बिट तो केवल 4 ही वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा है। देन हमने 3 बिट के बनाए। 3 बिट के क्या क्या हो सकते हैं, देखो 0 0 0, और यूनिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं आप रिपीटेड है, देखो ये आपके रिपीटेड नहीं, यूनिक है। 0 0 0 0 1 0 1 0। तो अब ये यहाँ पे कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते, कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है? हाँ जी, यहाँ पे ये आपके कितने 8 डिस्टिंक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरह से, और आपके जब हमें 8 से ज्यादा है, 10 है, तो हमने बनाया ग्रुप 4 बिट का। 4 बिट का बनाया तो वो कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है, 16 को। तो यहाँ पे इसने 16 को बना दिया। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला इन सब चीजों से कि भाई जब हमारी नंबर ऑफ वैल्यू या डिस्टिंक्ट क्वांटिटी बढ़ती है तो हमें क्या है, बिट ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप में बिट्स को इंक्रीज करना पड़ता है। तो आपके यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है कि आपको जितनी डिस्टिंक्ट क्वांटिटी को आपको क्या करना है। 1 minute, let me complete, then I will admit you. देखिए यहाँ पे हमने इसी से एक फॉर्मूला ओरिजिनेट हुआ, 2 की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो n ये क्या है, n है कि आपके कितने बिट की ग्रुप बनेगा, कितने बिट का ग्रुप बनेगा, और m है कि वो कितनी क्वांटिटी को या कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो n बिट, देखो n बिट कोड है और m है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी को, कितने वैल्यू को, कितनी इंफॉर्मेशन को वो प्रेजेंट करेगा। अब मान लो मैंने 2 लिया था, n की पावर 2 लिया, अगर n की वैल्यू 2 ली है तो n की वैल्यू 2 ली तो कितनी इंफॉर्मेशन कर रहा है रिप्रेजेंट, 4। 3 ली तो कितनी कर रहा है, 8। 4 ली तो कितना कर रहा है, 16। तो ये क्लियर है कि आपके जो भी कंप्यूटर केवल करेगा किस पे, बाइनरी नंबर। बाई कोड ये कहता है, जो बाइनरी कोड, कि बाइनरी कोड में जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट होती है, जो भी आपके इंफॉर्मेशन स्टोर होती है या कंप्यूटर को इनपुट की तरह लेता है, वो केवल बाइनरी नंबर में लेता है। तो इस तरह से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, अपनी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें क्या है, बाइनरी कोड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि केवल 0 और 1, केवल 2 नंबरों से ही हमें क्या है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, कई बार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि आपके कितनी बिट का ग्रुप कितनी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगा, या कितनी इंफॉर्मेशन आपके क्या है, उसको उसकी वैल्यू को दिखाएगा। तो n यहाँ पे वो है, वो वैल्यू है जितने की बिट का ग्रुप बनेगा, और m वो वैल्यू है जितनी वैल्यू को वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा। क्लियर? हाँ जी, अपनी क्वेरी चैट में डाल सकते हो। क्या चैट डिसेबल हो रही है क्या? हाँ जी मनीष बोलो। हेलो मैम। मैम मेरे को बीच में ऑफिस से कॉल आ गया तो मैंने मिस कर दिया था ये बाइनरी वाला। आप शॉर्ट में बता दो कि थोड़ा अभी तो मैंने कंप्लीट किया है कि हमारे को जितने भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है 0 और 1 में, उतने ही बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर दो ही वैल्यू है तो हम तो 0 और 1 में कर देंगे, लेकिन 2 से ज्यादा है तो हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, बिट का ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वैल्यू है तो हम मान लो 2 है तो एक को 0 वैल्यू दे दी, एक को 1 दे दी, तो तीसरे को क्या देंगे, नहीं है ना हमारे पास कोई डिजिट। इसलिए हमने क्या करना पड़ा, ग्रुप बनाना पड़ा। ग्रुप बना दिया हमने 2 बिट का, तो हम चार वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 4 से ज्यादा है, देन हमने कितने बिट का ग्रुप बनाया, 3 का, तो 3 अब कितने को कर सकती है, 8 को। लेकिन अब हमारे पास वैल्यू 8 से भी ज्यादा आ गई,
8 से भी ज्यादा नंबर है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो हम कितने का बिट बना देंगे? 4 का। तो मैम इससे वैसे ये फॉर्मूला निकल के आता है कि जितने नंबर ऑफ बिट होंगे और उसकी 2 की पावर उतने ही वो आपको क्या करेगा, उतनी ही डिस्टिंक्ट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके मैम मैं पूछ रहे थे बाइनरी कोड होते क्या है? मैंने अभी कॉल करके आया हूँ ना, मैंने मिस कर दिया उसके बाद बाइनरी कोड ही बता रही हूँ मैं, यही है कि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1। ओके मैम। हाँ जी अमन बोलो। मैम ऑक्टल नहीं किया होगा, ये बाइनरी कोड का यूज क्या है? किसका? हेलो अमन, अमन हाँ शिवशंकर आप बोलिए। मैम वो मैं चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चैट का? यस 1 मिनट, चैट डिसेबल हो गई क्या? ये ना चैट डिसेबल की हुई है, ये लोग चैट में बातें कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं इसलिए। भाई देखो, अगर सीरियसली अगर चैट में अगर आपको क्वेरी डालनी है तो हम ओपन करेंगे, अदरवाइज इस तरह से नहीं, इसलिए डिसेबल की हुई है। आपको चैट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बातें करो, आपस में लड़ो। आपको कोई क्वेरी है देन उसमें डालो। मैम एक बार ओपन कर दो, अगर दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर डिसेबल कर देना। ओके हाँ जी, तो ये था आपके बाइनरी कोड। क्लियर? इसके बाद आपके आते हैं आस्की कोड। बाइनरी कोड के बाद आपके आता है आस्की। ये देखो, ये बाइनरी कोड हो गया आपका। देन इसके बाद एक और कोड है आस्की कोड बोलते हैं, और यूनिकोड। यूनिकोड अलग है, आस्की। तो अब आपको यहाँ देखना आस्की कोड। अभी तक हमने देखा कि 4 डिजिट तक 4 की हमने ग्रुपिंग बना ली। बाइनरी कोड में केवल 16 नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी कोड था जो, वो केवल 16 नंबर तक ही रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अब मतलब हमारे सामने ये दिख रहा है, अगर 16 से ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए हमें सारे अल्फाबेट्स का यूज करना है। सारे अल्फाबेट यूज करने के लिए तो हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि अल्फाबेट्स तो ज्यादा हैं। तो फिर हम 26 अल्फाबेट्स हैं और हमारे तो 16 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए आपके आया डेसिमल नंबर भी हैं और भी बहुत सारे सिंबल, इन सबको प्रेजेंट करने के लिए देन आपके आ गया आस्की कोड। क्या आया? आस्की कोड, जो कि आपके क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपकी आती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म होती है। और आपके ये आपके 7 बिट कोड होता है। कितना होता है? 7 बिट। 7 बिट का मतलब कि आपके ये अपनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके 7 बिट को आपके यूज करता है। जैसे अभी 3 बिट का कर रहे थे, 4 बिट का कर रहे थे, इस तरह से ये 7 बिट का यूज करता है। और इस तरह से ये जो आपके है 64 कैरेक्टर्स को शो करता है, मतलब वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब आप 64 हाँ 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट देन आई विल टॉक टू यू। 64 बिट को आपके क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये कितने बिट का हुआ? 7 बिट। तो आस्की कोड आपके 7 बिट का होता है। इट मींस एक वैल्यू को प्रेजेंट करने के लिए ये कितनी बिट यूज करता है? 7 बिट यूज करता है। तो यहाँ पे जब ये 64 कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर सकता है, तो वहाँ यहाँ पे देखिए, अब ये टेबल को समझिए। और एक बात और बता देती हूँ मैं कि आपके सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन मॉडर्न कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम जो है आपके, वो आस्की ही है। और आपकी ये 6 अक्टूबर 1960 में डेवलप की गई थी। फॉर्मली इसको 6 अक्टूबर 1960 में लाई गई। और आस्की कोड इसके बाद, अच्छा 7 बिट है, 7 बिट 6, अच्छा 7 बिट 128 को करता है। सॉरी 6 में ही आ जाएगा 764 तो
अगर हम 2 की पावर 7 करेंगे तो क्या आएगा 128। तो ये आपके 128 कैरेक्टर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अब कैसे करता है एक बार देख लो, इसकी टेबल दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ मैं। ये देखो कैसे कर रहा है। ये टेबल आती नहीं है एग्जाम में, ना ही पूछी जाती है, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता रही हूँ मैं। ये इस टेबल का कि बस इसमें ये बता रही हूँ कि आज की कोड कैसे यूज करते हैं, आज की कोड कैसे नंबर। तो आज की कोड ही था जो कि सारे आपके अल्फाबेट भी शो कर सकता था, नंबर भी, सिंबल भी, और कुछ ये आपकी शॉर्ट्स भी है, उनको ये आपकी क्या है शो कर दे, क्योंकि समझ नहीं आ। ओके 7 to 8 बिट, यस। आगे उसको एक्सटेंड किया गया 8 बिट में, तो आप 8 बिट का भी हो जाए। देखो मैंने क्या, अभी हमने बाइनरी कोड में क्या पढ़ा कि जितने ज्यादा नंबर को रिप्रेजेंट करना है उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ बिट का ग्रुप बनाना पड़ता है। तो लेकिन बाइनरी कोड आपके 4 बिट के ग्रुप तक ही लिमिटेड था, वो केवल 4 बिट के ग्रुप को ही कंसिडर करता, उससे आगे नहीं कर रहा था। तो इसके आगे के नंबर को अगर हमें शो करना है तो उसके लिए आया आस्की कोड। आस्की कोड में क्या है, आस्की कोड 7 बिट कोड है, 7 बिट। यानी कि आपके अभी अभी फॉर्मूला बताया कि अगर 7 बिट का ग्रुप है तो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर देगा, 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का आंसर आप करोगे तो 128 आता है। तो 128 डिस्टिंक्ट वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आपके इसमें देखिए 128 वैल्यू, ये सारी आपकी 128 है, ये देखो ये सारी, इसमें आपके सारे अल्फाबेट्स भी हैं, सारे नंबर भी हैं, सारे सिंबल्स भी हैं, और आपके मार्क्स भी हैं, और ये कुछ आपके छोटी छोटी क्या है इंफॉर्मेशन कहीं कहीं काम आते हैं, सब्सट्रैक्शन है, एस्केप है, ये सब आपके कौन आस्की कोड। अब इसको करते कैसे हैं, देख आपको यहाँ 4 बिट यहाँ दी हुई है, ये दी हुई, और 3 बिट ऊपर दी हुई है। तो 4 और 3 7 बिट है। अब ये बिट मान लो, चलो हम निकालते हैं ए की वैल्यू, ठीक है। ए की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये पहले यहाँ देखो, ये बिट 1 है, बिट 2 है, बिट 3 है, बिट 4 है, देन इसके बाद बिट 5 ये है, बिट 6 ये है, बिट 7 ये है। क्लियर है। तो आप इसमें देखो कि अगर हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो ए की वैल्यू क्या जाती है, यहाँ पे आते हैं पहले 1000, देन इसके बाद 001, 1000, 001, ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, ए की वैल्यू कि कौन से कोड में, आस्की कोड में, आस्की कोड में आई है जो 7 बिट है। इस तरह से आप किसी की भी वैल्यू आप देख सकते हो। बस कुछ नहीं करना, रो और कॉलम, पहले रो पे जाइए, उसमें फर्स्ट बिट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, 1100 एस की निकाल रहे हैं ना, फिर 100 101। इस तरह से आपके क्या है कि आस्की कोड, बेटा यूनिकोड पहले आस्की कोड तो पढ़ लो, यूनिकोड तो जब भी बताएंगे। तो ये आस्की कोड है कि 7 बिट का होता है, इसलिए 128 नंबर को प्रेजेंट करता है। और आपके 6 अक्टूबर 1960 में बना, और ये आपकी क्या है सबसे मॉडर्न कैरेक्टर एनकोडिंग टेक्निक है। और इस तरह से आपको बताया कि ये आपके क्या है कि किस तरह से आपके बिट का यूज करके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। हाँ जी, एक मिनट, आप बोलो क्या हुआ। योगेश बेटा टेबल में बता रही हूँ, लेकिन टेबल तो बस केवल मैं आपके कॉन्सेप्ट के बता रही हूँ, ये एग्जाम में नहीं आती है। मैंने टेबल में क्या बताया कि ये जो सारे नंबर लिखे हुए ना, देखो ये 128 है, तो ये बता रहा है कि आस्की कोड किस तरह से आपके नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कितनी बिट ले, कौन कौन सी बिट लेता है। एक बार दोबारा अच्छे से समझ लो। मान लो मैंने निकालना है बी का, तो बी बाइनरी नंबर में कैसे लेगा, बी का बाइनरी नंबर क्या होगा आस्की कोड में, आस्की कोड में बी का बाइनरी नंबर होगा 0100 देन 001। समझ में आया, 0100 001। तो ये आपके है आस्की कोड टेबल, जिसमें आप क्या कर सकते हो। अभिषेक आस्की कोड ही समझा रही हूँ, आप कहाँ हो।
तो सिंपली आप इस टेबल पे मत जाओ, बस ये समझो, अगर आपको टेबल नहीं आ रही, आप वैसे शांत दिमाग से आप अपनी घर पे बुक में देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना समझो कि ये 2 की पावर 7 बिट यानी 7 बिट के ग्रुप से मिलके बना है, और ये 128 डिस्टिंक्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और आपके ये सबसे मोस्ट मॉडर्न करेक्टर एनकोडिंग, करेक्टर को एनकोड कर रहा है ना, कि बी जो हमारा करेक्टर है उसको बाइनरी में एनकोड कर रहा है, और उसकी डिजिट क्या क्या है 1001 तो इस तरह से ये बेस्ट मॉडर्न करेक्टर एनकोडिंग स्कीम है। तो ये है आपके। उसके बाद आपके आया यूनिकोड, देन आया आपके यूनिकोड। हाँ जी, ये रहा यूनिकोड। भाई आस्की कोड कितने कर रहा था 128, लेकिन 128 में आपने देखा कि कैपिटल लेटर तो थे, लेकिन अगर जहाँ स्मॉल लेटर थे वहां तो और भी ज्यादा लेटर, 128 से ज्यादा अगर लेटर है तो आप फिर आया यूनिकोड, जो कि आपके कितना 1,07,000 करेक्टर को शो करता है। इसका अलग होता है, अलग तरीके से ये एनकोड करता है, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि कैसे करता है। तो 1,07,000 करेक्टर को, और ये आपकी 90 या 90 स्क्रिप्ट में 90 स्क्रिप्ट को एनकोड कर सकता है। और एक ये यूनिवर्सल कोड है। यूनिवर्सल कोड का मतलब कि आपके ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग है, कहीं और अलग है। इसीलिए आपके क्या है, कहीं भी कंप्यूटर है यूनिकोड है, तो यूनिकोड आपके सब वैल्यू को एक जैसा एनकोड करेगा। तो आपके यूनिकोड क्या है कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 1,07,000, और ये 90 भाषा में 90 स्क्रिप्ट में काम करता है, 90 स्क्रिप्ट पे का। और इसी के जो ऐप के जो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूनिकोड काम में लिया जाता है वो है यूटीएफ-8 आपके यूनिकोड है, जो कि आपके आस्की कोड का जो करेक्टर है उसके सेम उसको लेने के लिए, उस कोड को लेने के लिए ये आपके 8 बाइट यानी 8 बिट या 1 बाइट को लेता है, यूज में लेता है। 8 बिट या 1 बाइट, पता है ना 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो या तो हम कह सकते हैं 8 बिट यूज करता है, या कह सकते हैं 1 बाइट यूज करता है। तो ये है आपके यूनिकोड। यस स्क्रिप्ट का मतलब लैंग्वेज होता है कि कितनी स्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन क्लास का अभी कुछ नहीं पता, कुछ क्लासें ऑफलाइन हो भी रही है, ऐसा नहीं है। आपको अगर इस तरह की कुछ क्वेरी है तो आप एसपीडी पे कांटेक्ट करें। यहाँ पे केवल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वही पूछें। अदर क्वेरी है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, प्लीज उस पर कॉन्टेक्ट करें, उस पर अपनी क्वेरी सॉल्व करें। हाँ जी, तो यहाँ पे ये आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। ऑक्टल बेटा जिसका बेस 8 होता है, जिसमें 8 नंबर होते हैं 1 to 8, वो होता है ऑक्टल नंबर।
हाँ 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 ठीक है, सुनिए, हाँ मेरा म्यूट था इसलिए नहीं आ रही थी आवाज कि आपके हाँ वही आ गए। 1 मिनट। इस जो आपके नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सारा करवा दिया है। और जो आप कह रहे हो कि कुछ छूटा हुआ है, एक आपके क्या है कि कंपोनेंट, वो कंपोनेंट मैं पहले चैप्टर में करवा चुकी हूँ कि आपके कंट्रोल यूनिट क्या होती है, सीपीयू क्या है, एएलयू क्या है, ये मैंने सारा करवा दिया है। और आपके हाँ एक इंस्ट्रक्शन वाला पार्ट और करवा देती हूँ, वो रह गया आपका, इसमें इंस्ट्रक्शन क्या होती है। हाँ ये देख लो एक बार, एलिमेंट वाला मैंने करवा दिया था आपको, कंपोनेंट क्या क्या है आप इसको पढ़ोगे तो वही सेम है जो मैंने पहले यूनिट में करवा दिया था। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सीपीयू, वो सब है, वो मैं पहले समझा। हाँ एक टॉपिक रखता है इंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट, वो बता देती हूँ, वो देख लो एक बार। कॉन्सेप्ट वाला मैं, इंस्ट्रक्शन वाला मैं बता देती हूँ। 1 मिनट। हाँ इंस्ट्रक्शन का देखो, ये रहा इंस्ट्रक्शन का देखो। हाँ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आपके जो भी आपने वह प्रोसेसर या वो इंस्ट्रक्शन जो कि आप कंप्यूटर को देते हो, जो कि प्रोसेसर डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है, कि आपको वो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो वो होती है आपके इंस्ट्रक्शन। कि आप जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वही आपके बताता है कि वो ऑपरेशन है जो कि आपके डायरेक्ट प्रोसेसर के थ्रू किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, वो होता है आपके इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आपके, और इंस्ट्रक्शन ही बताता है कि आपको उस टास्क को करने के लिए हमें कौन सा ऑपरेशन करना है, क्या काम करना है। तो इंस्ट्रक्शन आपके 2 पार्ट से मिलके बना है, ध्यान से सुनो। इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट से मिलके बना है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड एंड ऑपरेंड। तो ऑपकोड क्या है, ऑपकोड एक ऑपरेशन है जो कि भाई उस इंस्ट्रक्शन पे जो ऑपरेशन होना है वो ऑपरेशन है, मेथड है। और आपके ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड वो है जिस पर वो ऑपरेशन होना है, वो वैल्यूज जिस पर वो ऑपरेशन होना है। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी कि 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे ऑप कोड कौन सा है, ऑप कोड है डिवाइडेड, कि क्या ऑपरेशन होना है, क्या टास्क होना है, तो वो ऑप कोड होता है। ऑपरेंड कौन कौन से हुए, 10 और 2, कि डिवाइड किस में हो रहा है, डिवाइड किस पर काम कर रहा है, 10 पर और 2 पर। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन, पूरी इंस्ट्रक्शन यही तो थी। अगर हमने एक इंस्ट्रक्शन दी 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि मुझे क्या करना है, उसको पता चला कि मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड किस पे करना है, 10 और 2 पर, 10 में 10 को 2 से। तो ये ऑपकोड होता है ऑपरेशन, जो ऑपरेशन करना है। और आपके पास ऑपरेंड होता है जिस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो ये होते हैं आपके इंस्ट्रक्शन। अभी देखो नीचे आपको दिखाती हूँ मैं, कुछ ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इन सब का ऑपकोड दिए हुए हैं कि ये आपके कंप्यूटर में अगर आपको एडिशन करना है तो उसके लिए आपको 0 0 0 लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको 0 1 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये ऑपकोड है। ऑपरेंड तो आपने पढ़ा है, अभी कोई भी डिजिटल नंबर होता है उसका बाइनरी नंबर जो भी होगा वो हमें लिखना होगा। तो इसका भी एग्जांपल देखो, कोई इंस्ट्रक्शन कैसे लिखी होती है। ये देखो, ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, 93 + 25, 93 + 25। अब कैसे लिखी हुई है ये देखो, ऐसे नहीं लिखी हुई कि 93 + 25। इसको मैं बताती हूँ, देखो सुनो ध्यान से कैसे लिखी हुई है ये इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में जाती है तो कंप्यूटर को पता चलता है कि मुझे क्या करना है, प्लस करना है। किस किस के बीच में करना है, 93 और 25 के बीच में। तो आपको देखो मैंने दिखाया, आप देखो एडिशन का, सबसे पहले हम ऊपर देखो टेबल में
ये एडिशन का क्या है ऑपकोड 000 000। ये देखिए, तो हमने जब जो भी ऑपरेशन होता है उसका जो वैल्यू है उसका ऑपकोड सबसे पहले लगता है। तो ये देखो 000, जो ये 3 जीरो लगी हुई है ये हमें बता देता है कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या ऑपरेशन होना है। तो यहाँ पे, और देखो इसमें लगा है 101, तो बताओ इसमें कौन सा ऑपरेशन होगा, चैट में बता दो कि सेकंड इंस्ट्रक्शन में कौन सा ऑपरेशन होना है। यस यस मोहित, मोहम्मद सबीर बिल्कुल सही कह रहे हो कि ऑपकोड ऑपरेटर है और ऑपरेंड आपकी वैल्यू है। तो देखो सेकंड में बताओ, चलो सेकंड इंस्ट्रक्शन मैंने बताया कि फर्स्ट 3 डिजिट ये बताती है कि कौन सा ऑपरेशन होना है। तो सेकंड में क्या होना है 101। देखो 101 किसका है, कॉम्प्लीमेंट का। तो 101 में क्या आना है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, यस कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन 2 चीजों से बना है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड वो है जो हमें मतलब कि आपके परफॉर्म करना है टास्क, ऑपरेंड वो होते हैं जिस पर टास्क परफॉर्म करना है। अब देखो बाकी आपके ये देखो 1001 ये वैल्यू है 9 की, फिर 000011 ये वैल्यू है 3 की, आप देख सकते हो अपनी टेबल में। फिर 0010 ये वैल्यू है 2 की, 0101 ये वैल्यू है 5 की। तो इस तरह से आपके जब ये इंस्ट्रक्शन हमने अपने कीबोर्ड से दी थी 93 + 2 5, लेकिन जो आपके कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जाती है वो इस तरह से जाती है। कंप्यूटर में पहले जाएगा 000 यानी एडिशन, देन 9, देन 3, 9 3 के बाद फिर 2 एंड देन 5। तो इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन जो ली हुई है कंप्यूटर, जो आपने कीबोर्ड से टाइप किया है कंप्यूटर में इस तरह से जाएगी। इसी तरह से 25 डिवाइडेड बाय 5, देखो डिवाइड का 011 है ना, देखो डिवाइड का 011। क्लियर। हाँ गगन बताओ क्या डाउट है बेटा। इसमें ना क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको सिंपल पूछ लें कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, इंस्ट्रक्शन के बारे में बताओ, इस इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करो। तो आप बता सकते हो इंस्ट्रक्शन वो होती है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, वो कंप्यूटर को बताता है कि क्या एग्जीक्यूट करना है। इंस्ट्रक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। ऑपकोड वो होते हैं जो जिस टास्क को परफॉर्म किया जाता है, ऑपरेंड जिसपे किया जाता है। एक एग्जांपल देके बता सकते हो। इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके 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 गगन 1 मिनट वेट। हाँ जी गगन बोलो। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो 93 है इसमें हाँ 9 का अलग करेंगे और 3 का हाँ अलग, जी, दोनों का एक साथ नहीं 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 नहीं, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। 93 का बाइनरी ऑपरेशन करके वैल्यू लेंगे हाँ जी हाँ 01 में हाँ आएगी। हाँ हाँ ठीक है तो दोनों तरीके से कर सकते बेटा। इसका 93 का फिर आप निकालोगे जैसे भी मैंने बताया डेसिमल टू बाइनरी, हैं। यस मैम। या तो वैसे निकालो, और ये 93 अगर निकालोगे ना तो यही आएगा, आप देखना। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। हाँ जी भाई, एग्जाम में कुछ भी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ कि जो, इसलिए देखो मैंने मेमोरी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मुझे याद आया कि एक इंस्ट्रक्शन का रह गया है कि वो इंस्ट्रक्शन पढ़ाना चाहिए, वो आ सकता है। आपको भी पता है कि लिमिटेड क्लास है, तो आप फिर ऐसा नहीं है कि मैं हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सब कवर कर दूं। तो इसलिए आपके ये जो भी है वो मैं पढ़ा रही हूँ, तो बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेटा ये सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, अब आपके थर्ड मेमोरी स्टार्ट कर रही हूँ मैं। मेमोरी मेमोरी एक आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। तो मेमोरी क्या है कि मेमोरी जो कि आपके क्या करती है, डाटा को स्टोर करती है।
इसके ज्यादा नहीं कि मेमोरी क्या है आपके, जो कि आपके कंप्यूटर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है मेमोरी। और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप देखिएगा। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से भी एक जरूर आता है। और आपकी जो मेमोरी में डाटा स्टोर करती है वो किस फॉर्म में करती है, बाइनरी डिजिट में, बाइनरी में ही करती है। और जब भी बाइनरी में स्टोर कर देती है, उसके बाद जब भी हमारा डाटा हमें जरूरत होती है, हम उसे क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, मेमोरी से हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो अब आपके देखिए, जब मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं, हाँ जी बेटा, हाँ सारी बता रही हूँ, अभी स्टार्ट किया, अभी देखो। तो मेमोरी में अब ध्यान से सुनते जाओ कि आपके जो मेमोरी है उसमें जब हम डाटा को एंटर करते हैं, स्टोरेज लोकेशन पे डाटा को स्टोर करते हैं, तो वो आपके कहलाता है क्या, रिट्रीव का मतलब होता है वापस लेना, मतलब मेमोरी में से वापस। एक तो हमने डाटा मेमोरी में स्टोर कर दिया, देन उसके बाद कभी ना कभी तो हमें से जरूरत पड़ेगी ना उस डाटा की, वो मेमोरी से डाटा को वापस लेना रिट्रीव कहलाता है। रिट्रीव करना, दोबारा से लेना वहां से। तो आपकी क्या है, जब हम कंप्यूटर से मेमोरी में डाटा स्टोर करते हैं, मेमोरी में डाटा को, मेमोरी में जो स्टोरेज लोकेशन है उस पर डाटा स्टोर करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मेमोरी राइट ऑपरेशन, कि मेमोरी में हमने स्टोर कर दिया। और जब मेमोरी से हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, तो वो आपके कहलाता है मेमोरी रीड ऑपरेशन। क्या कहलाता है, मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो इस तरह से मेमोरी राइट ऑपरेशन एंड मेमोरी रीड ऑपरेशन, तो ये है। तो इस तरह से मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन होते हैं। तो जो कि आपके क्या है कि देखो ये रहा मेमोरी राइट ऑपरेशन एंड मेमोरी रीड। जब हम मेमोरी में डाटा को डालते हैं तो वो मेमोरी रीड राइट हो गया, और जब मेमोरी से वापस डाटा निकालते हैं तो वो हो गया मेमोरी रीड ऑपरेशन। क्लियर। तो ये था आपके मेमोरी। और मेमोरी को, आपकी डिवाइस को क्लासिफाई किया गया है किस बेस पे, आपके देखिए तीन चीजें हैं जिसे कंसीडर करके आपके मेमोरी को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक तो एक्सेस टाइम, कि कितना टाइम लेती है वो डाटा को एक्सेस करने में। एक स्टोरेज कैपेसिटी, कि क्या उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। एक उसकी कॉस्ट, कि वो कितनी कॉस्ट पर बिट स्टोर कर रही है। उसके इन बेसिस पे आपकी क्या है, 2 टाइप्स की मेमोरी है। कितने टाइप की, 2 टाइप की मेमोरी है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और आपके सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है आपके ये क्वेश्चन। तो आपके इसमें देखिए प्राइमरी, मेन, या फिर इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर टाइप की मेमोरियां होती हैं, इसमें मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। तो ये आपके है, यहाँ देखो जो चीज मैंने बताई अभी, मैं इसको सारा बता रही हूँ आपको कि क्या। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, मेनली इस तरह का क्वेश्चन आता है। या फिर आपके कोई भी एक मेमोरी, एक मिनट, हाँ देखो ये आ गया मेमोरी। पहले मैं आपको मेमोरी का क्लासिफिकेशन बता दे रही हूँ पूरा, और ये सारी मेमोरी आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसीलिए देखो मेमोरी का क्लासिफिकेशन है कि मेमोरी है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। किस बेस पे, एक्सेस टाइम, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट। उसके हिसाब से आपकी मेमोरी 2 टाइप की है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, या फिर इसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी में आपके रैम एंड रोम आती है। कौन कौन सी है, रैम एंड रोम। रैम को फिर दोबारा 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एस रैम एंड डी रैम एंड एस रैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। रोम को अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। ये तो सारे पार्ट्स किसके हैं, मेन मेमोरी के। देन आपके आती है सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक मेमोरी होती है और ऑप्टिकल मेमोरी होती है। मैग्नेटिक में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, और ऑप्टिकल मेमोरी में आपकी मैं बता देती हूँ, दिख नहीं रहा है इसमें, आपके जो भी डीवीडी और सीडी ये सब आती हैं, ये सब होती हैं आपके ऑप्टिकल मेमोरी। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है आपका कि मेमोरी कैसे क्लासिफाई
की गई है। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, बेटा पेन ड्राइव आएगा ऑप्टिकल में, एडवांस है बेटा। इसमें क्या मैं रिपीट करूं? देखो मैंने क्लासिफिकेशन बताया है। वॉइस नॉट क्लियर, ऐसा तो नहीं है बेटा, अपना नेट चेक करो। आशीष, आशीष देखो यहाँ मैं क्लासिफिकेशन बता रही हूँ कि आपके बस मेमोरी 2 टाइप्स की है, और उनके जो भी आपके सामने डायग्राम बना हुआ है जिससे क्लियर है कि मेमोरी कौन कौन सी कितने टाइप्स की है। आशीष वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, किसी और को भी ऐसा लग रहा है कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग में बस ये बताया कि मेमोरी डाटा को स्टोर करती है और उसे हम कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं। और रिट्रीव कर, जब हम स्टोर करते हैं उसे राइट ऑपरेशन कहते हैं, और रीड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब रिट्रीव करते हैं उसे रीड ऑपरेशन कहते हैं। बस इतना ही बताया अभी तो। ओके ओके बेटा, जिसको वॉइस क्लियर नहीं है ना, प्लीज अपना नेट चेक करो। देखो सब कह रहे हैं ना कि क्लियर है, किसी को नहीं है, इट मीन्स मे बी नेटवर्क इशू हो, क्योंकि मेरी तरफ से ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ये जो दो मेन मेमोरी हैं उनके बीच में कि वो दोनों क्या होती हैं। तो इनके या तो सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेन मेमोरी क्या है, और या फिर सेकंड, या फिर इनके बीच में डिफरेंस। तो देखो मैं आपको डिफरेंस के रूप में बताती हूँ, आप उसे समझना। ये रहा, ये मैंने आपको पूरा सार लिख के दे दिया है, पूरा सार है ये आपकी बुक का। और इस चैप्टर में पता है क्या है, कई चीजें बार बार रिपीटेड है, इसीलिए मैं आपको सारा बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कई एक एक चीज दो दो बार दी है। प्राइमरी मेमोरी यहाँ भी दे दी, वहां भी दे दी है, रैम और रोम को यहाँ बताया, फिर आगे भी बताया, इस तरह से कई कई बार रिपीट है। तो चलिए हम देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। पहले प्राइमरी मेमोरी, कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसी से ही जो डाटा हम डायरेक्ट कीबोर्ड से देते हैं, और कीबोर्ड जो डाटा आता है, हमने स्टार्टिंग में फंक्शन पढ़ा था, तो उसमें यही पढ़ा था ना कंप्यूटर की फंक्शनिंग में, कि जब इनपुट आता है तो सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होता है, देन उसके बाद वो सीपीयू में जाता है, और सीपीयू उस पर कैलकुलेशन करता है, देन उसके बाद दोबारा वो क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये वही मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, जिसको कि जिस डायरेक्ट कोड प्रोसेसर या सीपीयू एक्सेस करता है। और ये स्मॉल होती है साइज में, लेकिन इसकी कॉस्ट हाई होती है, जो कि आपके। और ये, हाँ अब एक मिनट, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये वर्ड समझ लो क्या है, आगे भी आएगा। बेटा अभी मैंने वोलेटाइल का मतलब ही नहीं बताया आपको। कैसे? अच्छा आप ये बताओ, नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ में आता है आपको? नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी तो मैं इस टॉपिक पे पहुंची भी नहीं हूँ रवि। अभी तो मैंने वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल वर्ड ही बोला था, किससे पहले आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो कि रोम वोलेटाइल क्यों है, और रोम के बारे में नहीं बता रही मैंने किसके बारे में बता रही हूँ, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अभी रैम और रोम पे तो पहुंचे ही नहीं है। तो बेटा आप है ना पेशेंस रखो, सारी चीजें बताऊंगी, लेकिन एक सीक्वेंस में तो बताऊंगी। अभी प्राइमरी मेमोरी बताऊंगी, उससे पहले उसका रैम बता दूं, रोम बता दूं, बताओ। चलिए, तो देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब समझिए कि वोलेटाइल क्या होती है, नॉन वोलेटाइल क्या होती है। इरेजेबल और ये नहीं, इसका सही मतलब ये डेफिनेशन नहीं कह सकते कि वो इरेजेबल होती है और वो नॉट इरेजेबल, नो ऐसा नहीं है। देखो ध्यान से सुनो कि वोलेटाइल क्या है, नॉन। जब हम कोई भी डाटा मेमोरी में स्टोर करते हैं ना, तो आपके जो मेमोरी या जो स्टोरेज डिवाइस आपके पावर ऑफ होने के बाद भी डाटा को स्टोर रखे, तो वो होती है वोलेटाइल। और आपकी जो आपके डाटा को ऑफ होने के बाद
क्या है, स्टोर ना रखे, तो वो होती है नॉन वोलेटाइल। क्लियर? ये आपके जब आपके डाटा मतलब पावर ऑफ हो गई, और पावर ऑफ होते ही जो डाटा था स्टोर मेमोरी में वो आपकी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, तो वो हो गया नॉन वोलेटाइल, कि वो डाटा को स्टोर नहीं रख। लेकिन पावर ऑफ होने के बाद भी जो डाटा को स्टोर रखती है तो वो होती है वोलेटाइल। क्लियर? तो आपकी प्राइमरी मेमोरी क्या कहती है कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल टाइप की होती है। ठीक है, उसके बाद आपके आता है फास्टर एक्सेस टाइम, मतलब इसका एक्सेस टाइम क्या होता है, फास्ट होती है, मतलब ये जल्दी रेस्पॉन्ड करती है। तभी तो अभी मैं इसके बीच में एक चीज और बताऊंगी, अभी इसको कंप्लीट करो देन बताऊंगी। देखो वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब बता दिया है, इसमें आगे भी आएगा, देन नहीं बताऊंगी मैं। कि आपकी उसके बाद एक्सेस टाइम मतलब कि फास्ट है और वो स्लो काम मीडियम काम करती है। इसके बाद आपकी जो ये प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी जो सीपीयू अभी एट प्रेजेंट डाटा को प्रोग्राम को काम में ले रहा है करंटली में, उसको स्टोर करती है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी किसको स्टोर करती है, आपके सॉफ्टवेयर को, कंपाइलर, असेंबलर, जो भी आपकी लार्ज फाइल है, पैकेज हैं, उन सबको स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का नाम। और एग्जाम्पल तो मैंने बताए हैं कि आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो कि प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल रैम और रोम है, और आपके सेकेंडरी के तो सारे हैं जितने भी आप देखते हो, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, जो भी आजकल है वो सेकेंडरी का मतलब बाहर से जो इंसर्ट, बाहर से जो ऐड करी जा रही है, और ये जो प्राइमरी मतलब जो कंप्यूटर के अंदर है। क्लियर? तो ये इस तरह से आप क्या है ये बता सकते हो कि मेमोरी। आयुष बेटा एक्सेस टाइम अभी बताऊंगी, लेकिन इसे शॉर्ट में समझो कि आपके डाटा को एक्सेस करने का टाइम। अभी एक्सेस टाइम आएगा, पूरा आगे बताऊंगी क्या होता है एक्सेस टाइम। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बताया बेटा, प्रकृति। वोलेटाइल जो आपके डाटा को पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर रखे, नॉन वोलेटाइल जो कि पावर ऑफ होने के बाद ओके जी ओके। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं हम। प्राइमरी मेमोरी हो गई और आपके सेकेंडरी मेमोरी। अब एक और आती है मेमोरी जो कि आपके आगे बताएंगे, मैं बता देती हूँ अभी क्योंकि अभी टॉपिक चल रहा है कि फास्टर होती है और स्लो होती है। कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। अभी जब हमने फंक्शन पढ़ी थी, तो आपने कंप्यूटर की फंक्शन पढ़ी थी, तब आपने क्या देखा था, 1 मिनट वेट अभी करवाती हूँ मैं आपको, कि आपके जो सीपीयू है उसकी स्पीड फास्ट होती है, बहुत फास्ट होती है, और जबकि इनपुट डिवाइस की इतनी फास्ट नहीं होती। इसीलिए पहले डाटा कहाँ पे आता है, मेमोरी में आता है। ये इनपुट से डाटा पहले मेमोरी में स्टोर हो जाता है, देन वो मेमोरी आपके सीपीयू की स्पीड से मैच करते हुए फटाफट से डाटा को रिट्रीव डाटा उसको प्रोवाइड करवा देती है। लेकिन जो मेमोरी होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, उसकी भी स्पीड इतनी तेज नहीं होती, इतनी फास्ट नहीं होती वो, कि वो सीपीयू के को मैच कर सके। इसीलिए हम क्या है कि एक सीपीयू और मेमोरी के बीच में एक मेमोरी का यूज करते हैं, और वो मेमोरी होती है आपकी कैश मेमोरी। कौन सी होती है, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी है जिसे कि हम क्या है, सीपीयू और मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के बीच में यूज करते हैं, जिससे कि आपके जो हमारा प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और ये जो कैश मेमोरी होती है ये बहुत फास्ट होती है और आपके स्मॉल साइज की होती है, तो इसीलिए आपकी इसका एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा होता है। ये 0.5 नैनो सेकेंड में इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर सकती है। और आपके इसकी कॉस्ट भी आपकी क्या होती है, कम होती है, कॉस्ट कम होती है, और लार्ज साइज की होती है, हाई स्पीड की होती है। कॉस्ट कम है, हाई स्पीड है, लार्ज साइज है। तो इसलिए किसके, सीपीयू के और मेमोरी के दोनों के बीच में हम इसे यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं,
सीपीयू की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो ये होती है कैशे मेमोरी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज कैशे मेमोरी। या फिर प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल आपके रैम और रोम है। तो आपकी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैशे मेमोरी क्या होती है। जो मैंने आपको बताया कि कैशे मेमोरी होती है जो मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम में ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्यों यूज करते हैं हम कैशे मेमोरी को? क्योंकि आपकी ये रही कैशे मेमोरी। देखो यहाँ से उठाया मैंने टॉपिक, आपको दिखा देती हूँ। कैशे मेमोरी, तो कैशे मेमोरी क्यों यूज करते हैं कि आपके सीपीयू की स्पीड तेज होती है, मेन मेमोरी की कंपेयर टू सीपीयू कम होती है। तो सीपीयू को डाटा फास्ट प्रोवाइड करवाने के लिए, हमारे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के लिए हम कैशे मेमोरी का यूज करते हैं, जो कि आपकी बहुत बड़ी होती है, हाई स्पीड होती है, लेकिन कॉस्ट में कम होती है। और इसका डायग्राम भी है, देखो ये रहा। ये आप डायग्राम भी बना सकते हो कि मेन मेमोरी और सीपीयू। तो ये क्या करेगी, मेन मेमोरी से डाटा ले लेगी, यहाँ कलेक्ट कर लेगी, और ये फास्ट होती है तो फटाफट सीपीयू को प्रोवाइड कर देगी। क्लियर है? ओके, अभी मैं 1 मिनट, हाँ जी, अब बोलो कौन बोल रहा है। यहाँ तक किसी को इशू है तो हाँ दीपक आप बोलो। मैम मैंने थोड़ी क्लास लेट ली थी, तो ये वाला जो बाइनरी टू डेसिमल वाला था, ये कैसे करना है, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करने कोड सॉरी को? बेटा, सॉरी, अब नहीं, क्योंकि ऐसे तो बार बार रिपीट करती रहूंगी तो मेरी क्लास ही हो जाएगी। तो मैम आप एक वो बता देते हैं, यूट्यूब पर हो जाएगा इसका? बेटा आप अपने लेवल पे अब कुछ भी करो, बट क्लास में मैं अब नहीं रिपीट करूंगी। अब तो मेरा जो टॉपिक चल रहा है मैं उसी को करूंगी ना आगे का। अच्छा हाँ जी, ठीक है मैम। मैं अभी जो करंट उसके में मतलब थोड़ा सा रह गया था वो, कोई बात, बाकी मैंने देख लिया था, टेबल वेबल देख ली थी उसकी आपने जो दिखाई थी। ठीक है मैम, वही थोड़ा सा रह गया था, ठीक है। बाकी तो देखिए। ठीक। ओके जी, हाँ जी, और किसी को कोई क्वेरी है? आगे चले। हाँ जी, मोहम्मद सबीर आप बोलो। मैम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस समझ नहीं आया है। बेसिकली नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है वो डेटा को स्टोर करके रखती है, राइट? नॉन वोलेटाइल कह रहे हो? यस। नॉन वोलेटाइल जब पावर ऑफ हो जाती है तो बेटा, जब पावर ऑफ हो जाती है तो वो डाटा को रिमूव कर देती है, मतलब वो उसको स्टोर नहीं करे रखती। जब तक पावर ऑन रखते हैं जब तक वो उसको रखती है, लेकिन पावर ऑफ हो जाती है तो वो आपको डाटा डिलीट हो जाता मैम मैंने ज्यादातर ये सुना है जो रैम होती है उसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। है। अब है ना, ये जब रैम और रोम आएगा ना तब ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगी कि रैम को क्यों वोलेटाइल कहते हैं और रोम को क्यों नॉन वोलेटाइल कहते हैं। क्लियर? एक सेकंड, नहीं मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरे कहने का मतलब ये है कि रैम अगर वोलेटाइल मेमोरी है और आप कह रहे हैं कि वोलेटाइल मेमोरी जो है डेटा को स्टोर करके रखती है पावर कट होने के बाद भी। हाँ जी, तो जब पावर कट हो जाएगी या फिर मेरा कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो फिर वो सारी चीजें जो है दोबारा से जब मैं ऑन करूंगा तो वो सब चीजें नहीं रहेंगी, वो तो हट जाती है। फॉर एग्जांपल अभी आपने जो डेस्कटॉप पे ये ऐप वगैरह जो ओपन कर रखी है, हाँ ये जी, रैम भी इसको प्रोसेस कर रहा है। हाँ बोल, हाँ जी। तो जब आप इसको यहीं पे अगर आप शट डाउन कर दोगे तो वापस से तो ये खुला बनी होगा, आई गेस। अभी है ना, तो यही बात मैं बताने जा रही हूँ कि जो रैम और रोम में डिफरेंस पड़ोगे ना, जब जब आपको पता चलेगा कि हमने इसको वोलेटाइल, वो दोनों का कंपेयर करते ना, देन हम उसको रैम और रोम को बताते हैं कि ये वोलेटाइल और ये नॉन वोलेटाइल। अभी हमने डिफरेंस पढ़ा ओनली, अभी केवल मेन कॉन्सेप्ट पे रहो आप कि वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। तब रैम और रोम पढ़ूंगी, देन आपको मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, ओके जी। आपके देखिए यहाँ पे कैशे मेमोरी हो गई। कैशे मेमोरी का क्वेश्चन आता है, कई बार आता है कि कैशे मेमोरी उसके बाद आपके चलिए
मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस प्राइमरी और आपके सेकेंडरी हो गई। देन आते हैं हम, हाँ एक मिनट ये और देख लेना कि ये आपके कई बार आ जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बार मैंने देखा था क्वेश्चन आया था पेपर में कि आपकी मेमोरी इरारकी पूछ ली जाती है कि मेमोरी इरारकी कई तरह से बनाए हुए हैं ग्राफ। देखो किस बेस पे कि आपकी ये बनाया गया है इरारकी कि मोस्ट कॉमनली इरारकी की सबसे पहले क्या, सबसे हाई स्पीड किसकी रहती है, सीपीयू की, देन आपकी कैश मेमोरी की, देन प्राइमरी और देन सेकेंड। तो ये आपके हाई टू स्लो की सबसे हाईएस्ट स्पीड सीपीयू की, देन कैश मेमोरी की, देन प्राइम। और इसी तरह से देखो फिर ये आपके इसमें बनाई हुई है ट्राइंगुलर में कि रजिस्टर, कैशे, मेन मेमोरी। रजिस्टर यानी कि आपके जो सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, फिर कैशे आती है, मेन मेमोरी आती है। ये देखो आपके सेकेंडरी मेमोरी को आपके दो पार्ट्स में बता दिया है कि मैग्नेटिक डिस्क अलग और मैग्नेटिक टेप अलग। तो ये भी आपकी लार्ज, स्लो, चीप, ये लार्ज होती है नीचे वाली, बाकी ऊपर स्मॉल होती है, फास्ट होती है, एक्सपेंसिव। इस तरह से ये आपके जो डायग्राम बनाए हुए हैं, हिरार्की बनाई हुई है, ये हिरार्की पूछ ली जाती है। और आप हिरार्की में देखोगे कि सबसे पहले आएगा सीपीयू, सीपीयू के रजिस्टर आ सकते हैं, देन आपकी कैश मेमोरी आएगी, फिर मेन मेमोरी आएगी, देन लास्ट में आपकी आएगी सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? तो इस तरह से आपके क्या है कि ये हिरार्की के जो डायग्राम है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि कौन सी कहाँ प्लेस होगी। तो सबसे उसके बाद आप देखो ये एक डायग्राम ये भी दिया हुआ है कैपेसिटी का, इसमें भी वही स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट रजिस्टर की होती है, देन कैश मेमोरी की, देन रैम की, और देन आपके जो सेकेंडरी मेमोरीज होते हैं उनकी। और ये आपके वो दिए हुए हैं कि वो कितनी स्पीड से काम करती है, कि नैनो सेकेंड में काम करते हैं ये एक्सेस टाइम में। क्लियर? हाँ जी। अब देखो, हाँ अब आता है कि मेमोरी में कि दो तरह के एक्सेस होते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है मेमोरी। तो दो तरह की टेक्नोलॉजी है, दो तरह के मेथड हैं जो कि आपके जो मेमोरी डिवाइस यूज करती है। एक होता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस, एक होता है सीक्वेंशियल या सीरियल एक्सेस। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है या डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस क्या होता है। ठीक है, मैं बताऊं कि कौन सी मेमोरी किस मेथड पे काम करती है। तो पहले मेथड को समझिए कि मेथड क्या है कि सीक्वेंशियल एक्सेस। देखो सीक्वेंशियल एक्सेस क्या कहता है, सीक्वेंशियल एक्सेस कहता है कि जो मेमोरी में या स्टोरेज डिवाइस में डाटा स्टोर होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। किसमें होता है? एक सीक्वेंस में होता है, और आपके इंफॉर्मेशन एक सीरियल वाइज डाटा मतलब डिवाइस में स्टोर हो जाती है। जबकि आप उसके बाद जब आप इसे रिट्रीव करते हो, रिट्रीव का मतलब बताया मैंने कि जब मेमोरी से आप दोबारा डाटा वापस लेते हो तो वो उसी सीक्वेंस में वापस रिट्रीव होता है। वापस जैसे आपके क्या है कि आपने स्टोर किया डाटा 1 लोकेशन पे, 2 लोकेशन पे, 3 लोकेशन पे, 4 लोकेशन पे, 5 पे, ऐसे 1 to 10 लोकेशन पे आपने सीक्वेंसली डाटा स्टोर किया है। अब यदि और जब आपको डाटा क्या करोगे, रिट्रीव करोगे, तो वो सीक्वेंस, अगर आपको 5th नंबर का डाटा चाहिए तो आपको पहले 4 डाटा भी आपको क्या करने पड़ेंगे, रीड करने पड़ेंगे, देन आप 5th पे पहुंचोगे, तभी आप 5th का डाटा रिट्रीव कर पाओगे। तो इसमें क्या है कि आप एक सीक्वेंस से, एक सीरियल से डाटा को स्टोर करते हो, देन उसी सेम सीक्वेंस में ही डाटा को क्या करते हो, स्टोर करते हो, देन उसी में ही रिट्रीव करते हो। तो इसमें क्या है कि ये आपके क्या होता है, जब हम डाटा को रिट्रीव करते हैं तो इसमें एक्सेस करने में टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उसे जो प्रीवियसली जिस डिजायर्ड लोकेशन पे आपको पहुंचना है, डिजायर्ड जो डाटा पे पहुंचना है, उससे प्रीवियस सारे डाटा को आपको क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। इसीलिए ये क्या है कि आपके ज्यादा एक्सेस टाइम लेती है, ज्यादा टाइम लेती है। और जैसे आपको याद है कि पहले जब आपकी सीडी वो कैसेट चलती थी, सॉन्ग की कैसेट चलती थी, उसमें आपके 10 सॉन्ग्स हैं, यदि आपको 4th नंबर का सॉन्ग
क्या करना है, डिस्कशन करना है या प्ले करना है, तो आपके उसके लिए आपको पहले 4 सॉन्ग, पहले 4 सॉन्ग भी सुनने पड़ते थे, देन आपके वो 5th सॉन्ग आता था। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट 5th पे पहुंच जाए, नहीं, उसका अलग वो आप यूज करते थे कि आप फॉरवर्ड कर देते। लेकिन फॉरवर्ड भी तो एक वही है ना कि आप उसे पहले एक बार रीड कर रहे हो, चाहे उसे फास्ट मोड पे कर रहे हो। फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, आप फास्ट मोड पे उसे क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो। लेकिन उसे 4 सॉन्ग आपको पहले रीड करने पड़ते थे। तो वही था आपके सिक्वेंसर कि एक सीक्वेंस में स्टोर किए गए हैं। आपको अगर 4th नंबर का सॉन्ग सुनना है तो पहले 3 सुनने पड़ेंगे। तो ये होता है सीक्वेंशियल एक्सेस। क्लियर? उसके बाद है डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस क्या कहता है कि आपके जो डाटा है वो आपके रैंडमली स्टोर हो जाता है, इसीलिए रैंडम स्टोर भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस भी कहते हैं। रैंडमली स्टोर हो जाता है और उसमें स्टोरेज की लोकेशन होती है कि भाई इस लोकेशन पे स्टोर हुआ है, और आपकी जब उसे रिट्रीव करना होता है तो आप उसे डायरेक्ट रिट्रीव कर सकते हो। आपको स्टोरेज लोकेशन पता है तो आप उस स्टोरेज लोकेशन से यानी किसी भी लोकेशन पे आप डायरेक्ट पहुंचकर उसे क्या कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो। जस्ट लाइक आपका इसका एग्जांपल है, जैसे कि आप देखते हो डीवीडी और सीडी में जिस नंबर के गाने पे जाना है डायरेक्ट उसका नंबर दबाया प्रेस करा आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो। इसमें आपको पहले जितने भी, अगर 12 नंबर का है तो हमें पहले के 11 सॉन्ग नहीं सुनने पड़ते, डायरेक्ट 12 नंबर क्लिक किया और आपको 12 नंबर का गाना प्ले हो जाता है। तो ये होता है आपका डायरेक्ट एक्सेस। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है कि डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है। तो अब आपके देखो ये आपके जो आपकी ये बनी हुई है डायग्राम, इसमें देखो बताया, अब देखो इसमें बताया है जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती हैं वो होती है रैंडम, और मैग्नेटिक मेमोरी होती है वो कुछ सीक्वेंशियल होती हैं, कुछ रैंडम होती हैं। और ऑप्टिकल मेमोरी, ऑप्टिकल में वही आ गई सीडी डीवीडी, वो सारी कैसी होती हैं, रैंडम होती है। क्लियर? वो सारी कैसी है, रैंडम मेमोरी। आपके अगर आपके कंप्यूटर टर्म में एग्जांपल लो तो जो आपके फ्लॉपी डिस्क थी जो पहले यूज करते थे हम फ्लॉपी डिस्क, वो सीक्वेंशियल एक्सेस का वो एग्जांपल है। उसमें सीक्वेंस में डाटा स्टोर होता था। और आपके रैंडम का एग्जांपल, रैंडम के तो सारे, ये देखो सीक्वेंशियल का दिखाया है कि अगर हमने डाटा सीक्वेंस में स्टोर किया है, अगर हमें इस पोजीशन पे पहुंचना है तो हमें पहले पहली 3 पोजीशन को भी कवर करना होगा, देन हम 4th पे पहुंचेंगे। क्लियर? और ये डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट दिखा दिया, ये डायरेक्ट 4th पोजीशन पे आ गया, इसको पहले 3 कवर नहीं करने पड़ेंगे। तो ये आपके जितने मैग्नेटिक डिस्क हैं और ऑप्टिकल डिस्क हैं उन सब डिस्क में डायरेक्ट एक्सेस होता है। क्लियर है? तो ये है आपके डायरेक्ट एक्सेस और क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस। हाँ जी तान्या आप बोलो, आप क्या कहना चाह रही हो? बोलिए तान्या। हेलो, क्या आपने इसीलिए हैंड रेज कर रखा था क्या? ओके, आगे चलते हैं। देखिए मेन मेमोरी की अब आ रही है, यूनिट आती है कि मेमोरी की यूनिट। इसके ये क्वेश्चन आपके देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है, सिंपल सा 1 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा कि आपके कुछ यूनिट दे दी जाती है, उसमें नंबर ऑफ बाइट पूछ लिए जाते हैं, या फिर आपके शॉर्ट फॉर्म दी जाती है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। अगर ये थ्योरी में नहीं आता तो प्रैक्टिकल में आ जाता है, कभी कभी प्रैक्टिकल में वाइवा बेस पे तो उसमें पूछ लिया जाता है कि आपके यूनिट में क्या है। जैसे कि आप देखो पहले, सबसे पहले सुनो कि आपके 0 और 1 जो 2 नंबर हैं वो आपके कहलाते हैं बिट। क्या कहलाते हैं? बिट।
उसके बाद 8 बिट से मिलके बनता है बाइट। देखो बिट और बाइट में ध्यान रखना, बिट होता है आपके 2 नंबर, बिट मतलब 1 नंबर होता है, सॉरी बिट होता है 1 नंबर, कि एक नंबर, और 0 होगा या 1 होगा एक बिट में, या 0 या 1। और जब 8 बिट मिल जाते हैं तो 8 बिट मिलके ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। क्या है? बाइट। देन उसके बाद अब आप देखिए किलोबाइट, केबी 1024, 1024 क्या है? बाइट। आगे इसके जो भी यूनिट है वो है बाइट, 1024 बाइट। इसी को अगर मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, देन पूछूंगी आपसे। इसको हम मेगाबाइट में 1024 इंटू 1024, तो इस तरह से आपके गीगाबाइट में 3 टाइम और टेराबाइट में कितना? 4 टाइम। ये आता है आपके। अब एक क्वेश्चन मेरा कि आप मुझे बताना, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता रही हूँ, चैट बॉक्स में आंसर देना जिसको आता है। 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं? 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं? ये 5 बिलियन कौन आ गया कहीं? हाँ जी, हाँ जी, जिसने भी लिखा है कि 1024 इंटू 8 या फिर 8 का मल्टीप्लाई करके बताया है, उसका आंसर सही है, उसका आंसर सही है। क्योंकि देखो मैंने पूछा बिट, और जबकि 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं, और हमें पता है एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8। हाँ जी, 8193, तो 8 बिट होते हैं, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? 8 से मल्टीप्लाई करना। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपका एग्जांपल बता रही हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप बताइएगा। हाँ, और आपके ये जो 1024 है ना, ये आपकी 2 की पावर 10 भी कहलाती, ये आपकी 2 की पावर 10 भी होती है, 2 की पावर 10। तो इस तरह से ये 2 की पावर 20, कभी कभी इस तरह से आ जाता है कि 2 की पावर 10, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं यार हमने तो 1024 पढ़ा था, तो 2 की पावर 10 ही 1024 है। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट, देन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक गीगाबाइट में कितने किलोबाइट? आप इतने सोचो, बताओ। हेलो मैम, हेलो यस मैम। मैम प्लीज अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ जी मैम, मैंने नहीं है कि 1024 इंटू 1024 सही है, अगर किसी ने मल्टीप्लाई करके जो आंसर लिखा है वो भी ठीक है, बट अगर ऐसे पूछा जाए तो आपको है ना उसको मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, वहां पे सिंपली आप 1024 इंटू 1024 लिख दोगे तो भी सही है। तो क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने पूछा 1 किलोबाइट में, मैंने क्या पूछा था? 1 गीगाबाइट में कितने किलोबाइट? तो हमारे किलोबाइट, तो किलोबाइट का 1024 तो रिमूव हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि 1 किलोबाइट में 1024 है, इस 1024 की जगह तो क्या लग गया? किलोबाइट। तो हमारे पास कितने बचे? ओनली 1024 इंटू 1024। क्लियर? ऐसे ही अगर मैंने पूछा होता 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट बताओ। हाँ जी बिल्कुल सही है, 1024।
तो समझ में आ गया इसका मतलब आपको यूनिट्स कि इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, प्रैक्टिकल में, आपकी मेमोरी यूनिट से रिलेटेड। ठीक है, फिर देखो ये आपके मेन मेमोरी के रैम एंड रोम, मतलब ये इसका क्लासिफिकेशन जो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, आपके पूरे क्लासिफिकेशन में बताया था। तो यहाँ पे मैं आपको रैम और रोम और बता दे रही हूँ, ये मतलब कि प्राइमरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करा दे रही हूँ 5 मिनट में। देन हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं मेन मेमोरी में रैम और रोम है वो कंप्लीट करा देंगे। हाँ जी, तो देखिए रैम और रोम, सिंपली रैम और जो रोम है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म है आपके रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? तो आपकी जो रोम होती है वो आपके क्या है, नॉन वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है। कैसे होती है? नॉन वोलेटाइल। अब देखो मैंने यही कहा कि वहां पे कौन पूछ रहा था कि मैडम आप नॉन वोलेटाइल क्या है, कि आपकी रोम होती है नॉन वोलेटाइल और रैम होती है वोलेटाइल। कि रोम आपके क्या है, लॉस्ट नहीं करती है और वोलेटाइल जो रैम है वो क्या कर देती है, लॉस्ट कर देती है। वो हम प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारा है कि रैम और रोम में। तभी मैं कह रही थी कि तब हम रैम और रोम पढ़ेंगे, तब मैं आपको क्लियर करूंगी। ये दोनों ही, अब आप कहोगे मैडम रैम प्राइमरी मेमोरी का, लेकिन ये दोनों ही किसके पार्ट हैं, प्राइमरी मेमोरी के। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में भी दोनों रोम में डिफरेंस है कि वो आपकी क्या है, वोलेटाइल टाइप की है, रैम और रोम कैसी है, नॉन वोलेटाइल टाइप की है। ठीक है, उसके बाद पहले रैम को पढ़ते हैं, एक एक को पढ़ो। कि रैम आपकी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि आपकी क्या है कि वोलेटाइल टाइप की होती है। इसके बाद ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। 2 टाइप्स की। और ये जो आपके जो प्रोसेसर यूज करता है वो वाली मेमोरी होती है। इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हम करंटली यूज करते हैं वो। उसके बाद आपकी इसमें 2 टाइप्स की मेमोरी है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या कहती है कि वो, ध्यान से सुनना, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस है। स्टैटिक रैम आपके जब तक पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक आपके डाटा को स्टोर रखती है। लेकिन डायनेमिक रैम मेमोरी क्या है कि वो बहुत थोड़े टाइम के लिए डाटा को स्टोर रखती है, चाहे पावर सप्लाई ऑन हो, चाहे पावर सप्लाई ऑन हो, तब भी बस वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर रखेगी, उस बाकी क्या कर देगी, उसको रिमूव कर देगी। तो आप यहाँ देख रहे हो डिफरेंस। तो ये जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल या रिमूव करने का कॉन्सेप्ट है वो हर एक मेमोरी के साथ अलग अलग है। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए अलग था, रैम और रोम के लिए अलग है। अब रैम में ही स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का अलग है। जब आप इन तीनों को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। तो स्टैटिक रैम भाई जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक रखती है, लेकिन आपकी क्या है जो डायनेमिक है वो चाहे पावर सप्लाई ऑन है तब भी वो थोड़े टाइम के बाद क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। उसके बाद आपके जो डायनेमिक रैम होती है वो आपके बहुत चीप होती है और कम पावर कंज्यूम करती है, जबकि स्टैटिक रैम आपकी क्या है, उसमें हाई स्पीड होती है, महंगी होती है लेकिन, और ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। और इसके बाद डायनेमिक रैम आपकी मेन मेमोरी की तरह काम करती है, फास्टर होती है। स्टैटिक रैम फास्टर होती है, इसीलिए इसे हम कैशे मेमोरी की तरह यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैटिक रैम को हम कैशे मेमोरी की तरह क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्टैटिक रैम जो है वो बहुत फास्ट होती है, इसीलिए हम उसे कैशे मेमोरी की तरह काम में ले सकते हैं। तो ये थी आपके रैम में स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते।
इसमें जो भी डाटा डाला जाता है, जो भी डाटा लिखा जाता है, वो एट ए टाइम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो डाला जाता है वही होता है। इसमें यूजर अपना डाटा नहीं डाल सकता, इसको रीड कर सकते, रीड ओनली है। उसके बाद आपके इसमें डाटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल, कि डाटा ऑफ होने के बाद भी, पावर ऑफ होने के बाद भी क्या है, आपके डाटा लॉस्ट नहीं होता, जबकि क्या है, रैंडम एक्सेस में से हो जाता है। क्लियर? और आपके इसके बाद जिसमें जो डाटा डालना है वो सब मैन्युफैक्चरर ही डिसाइड करता है। इसके बाद इसके भी 3 टाइप्स हैं, पीरोम, ईपीरोम, एक हो रहा है इसमें शो नहीं किया है, मैं बता रही हूँ, ईईपीरोम, ईईपीरोम। ईपीरोम हो गया प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रोम की जिसमें कि हम वो रोम जिसमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, यूजर लिख सकता है, यूजर राइट कर सकता है। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, वो उसको हम इलेक्ट्रिकली अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू इरेज कर सकते हैं और दोबारा लिख सकते हैं। ईईपीरोम, ईईपीरोम क्या कहती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, उसे हम इलेक्ट्रिकली इरेज करके उसे क्या कर सकते हैं, दोबारा हम उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे आपके मेन मेमोरी के टाइप। अब क्लियर हुआ? अटेंडेंस का लिंक काम नहीं कर रहा।